आफ्टरनून बच्चों। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे 8वीं विज्ञान विषय। विज्ञान तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। और आज का हम लोग का विषय है कोशिका। कोशिका 6वीं में भी पढ़े हैं आप लोग, 7वीं में भी है और 8वीं में भी है। और आगे जितना भी क्लास आप लोग पढ़ेंगे, ये कोशिका इकाई है जीव विज्ञान का। विज्ञान में जैसे 3 भाग होता है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में इकाई, जैसे हमारे शरीर की इकाई के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, कोशिका। तो 8वीं में है पाठ 7 में। पाठ का नाम है शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका। आप लोग पेन, कॉपी, यदि बुक है तो बुक निकाल करके रखिए और जो बातें अच्छी लग रही है उसको नोट करिए। बुक में पिक्चर दिया हुआ है, उसको प्रैक्टिस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोशिका। तो कोशिका, यहाँ पाठ का नाम में ही है शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई। यही इसकी परिभाषा है। रचनात्मक मतलब रचना किया हुआ, शरीर का रचना किया हुआ है, एवं कार्यात्मक, और जो शरीर जितने भी कार्य करती है वो कोशिका द्वारा ही संपन्न होता है। तो कोशिका जो है वो शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। एक वर्ड में हम गए तो शरीर की इकाई ही है कोशिका। इकाई, यूनिट। जैसे कुछ हम कहीं मकान देखते हैं, मकान बनता है, मकान में जो हमारा घर है, आप लोग के घर में भी बहुत सारे कमरे होंगे। किसी के घर में 1 कमरा है, 2 कमरा है, 4 कमरा है, और सबके लिए अलग अलग है। जैसे खाना बनाने के लिए एक अलग रसोई घर जिसको बोलते हैं हम लोग, सोने के लिए बेडरूम है। उसी प्रकार से कोशिका में ही इसके अंग जो है, कोशिका मिलकर बनाते हैं शरीर। तो इसका संगठन है, जैसे सबसे पहले कोशिका से मिलकर बनता है ऊतक, और ऊतक से मिलकर के बनता है कोशिका, और कोशिकाओं से मिलकर, जैसे ये एक कोशिका हो गई। अब कोशिकाओं का समूह बोलेंगे या गुच्छा, तो ये कहलाता है ऊतक। अब ऊतक बहुत सारे आपस में मिल जाएं तो बनाता है एक अंग, और बहुत सारे अंग आपस में मिल गए तो बनाता है अंग तंत्र, और अंग तंत्रों से मिलकर बनता है एक शरीर। तो ये इसकी संगठन है। तो सबसे छोटी हो गई कोशिका। तो कोशिका इकाई है। जैसे कोई मकान बनाते हैं तो ईंटों से बनता है, जैसे एक ईंटा है, 2 ईंटा जोड़े, इस प्रकार से ईंट के ऊपर ईंट हम रखते हैं, और फिर एक दीवार तैयार होता है, फिर दूसरा दीवार, फिर तीसरा, और इसी प्रकार से एक कमरा बन जाता है। फिर दूसरा कमरा बनता है, फिर तीसरा बनता है, और फिर उसको हम लोग मिलाकर बोलते हैं ये मकान। तो उसी प्रकार से शरीर भी कोई भी जीव का, केवल मनुष्य का नहीं, जो छोटा से छोटा जीव है और बड़ा से बड़ा, जैसे छोटा से जीव बोलेंगे तो आप लोग क्या बोलेंगे? छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, जैसे कि चींटी हो गए, और बड़ा से बड़ा हाथी है, व्हेल मछली है, उन सबका शरीर कोशिकाओं से ही मिलकर के बना होता है। ऐसे नहीं है कि जो बड़ा जीव है उनमें बड़ी बड़ी कोशिकाएं होती हैं, जो छोटा जीव है उसमें छोटी छोटी कोशिकाएं होती है, ऐसा नहीं। कोशिकाओं से ही मिलकर के बनता है। ये कोई कोई जीव होते हैं जो केवल एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं, उनको बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। और जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उनको बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ऐसे ही बहुत सारे जीव हैं जिनका शरीर एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब एक ही कोशिका है तो क्या करेगी? सारी काम वो एक ही कोशिका करेगी।
क्योंकि उसके शरीर में केवल एक ही कोशिका है, तो वही जो है सारे काम करेगी, जैसे कि उत्सर्जन, चलन, प्रजनन, प्रजनन सब जो है उसी कोशिका द्वारा संपन्न होगा। दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। तो बहुकोशिकीय में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो वो सब अपना काम को बांटे रहते हैं। जैसे घर में हमारे बहुत सारे सदस्य होते हैं, या हमारे घर में मकान में बहुत सारे हैं, तो क्या करते हैं उन लोग बांटे रहते हैं। बटा रहता है कि हम इस कमरे में सोएंगे, इस कमरे में गेस्ट का रूम है, गेस्ट आएंगे तो उनको ठहराएंगे। समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं। कोशिका के प्रकार। तो कोशिका दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका आप लोग नोट कर लीजिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो अविकसित कोशिका होती है। अविकसित मतलब विकसित नहीं होती है। जैसे यहाँ पर हम पहले से बनाया हुआ है, देखिए ये है यूकैरियोटिक कोशिका। इसमें दो प्रकार यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। यूकैरियोटिक कोशिका में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जंतु कोशिका और दूसरा होता है पादप कोशिका। जंतु कोशिका जो कि जंतुओं में पाया जाता है और दूसरा पादप कोशिका जो कि पौधों में पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? जंतु कोशिका और पादप कोशिका ये है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक मतलब विकसित है। इसमें दिख रहे हैं आप लोगों को, इसमें बहुत सारे इनके अंग दिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि झिल्ली में बंद हुए दिखाई दे रहे हैं। सबका अलग अलग झिल्ली में बंद है, सबका नाम है अंतःप्रदर्भी जालिका, गाल्गी का, राइबोसोम दिखाई दे रहे हैं। तो ये यूकैरियोटिक कोशिका है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, ये अविकसित होती है। ये कुछ विशेष जैसे कि नीलहरी शैवाल है और बैक्टीरिया है, उसमें ये पाए जाते हैं। अब हम यूकैरियोटिक कोशिका में दो भाग हैं, इसको हम पढ़ते हैं, हमारा मेन कोर्स में है जंतु कोशिका और पादप कोशिका। दो प्रकार के जंतु कोशिका में और पादप कोशिका। यहाँ पर चित्र देखो साथ में बना हुआ है, साथ में बना हुआ है, तो इसमें ये पता नहीं चलेगा यहाँ पर आप लोग को कि दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है ये हम भी चित्र के माध्यम से ही हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो कोशिका, तो कोशिका को देखने के लिए प्रैक्टिकल होता है। सबसे पहले कोशिका की खोज 1665 में 1665 में रॉबर्ट हुक नामक जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने देखा। रॉबर्ट हुक ने इसको देखा। रॉबर्ट हुक ने देखा कि एक कार्क जो होती है, कार्क मतलब लकड़ी का जो काट होता है उसको उन्होंने पतला पतला काटा और उसको उन्होंने सूक्ष्मदर्शी खुद बनाया था, एक सूक्ष्मदर्शी बनाया था, उसमें उन्होंने करके देखा तो उसमें उनको छोटा छोटा खाना दिखाई दिया, जैसे कि ऐसे छोटे छोटे खंड दिखाई दिए, छोटे छोटे खंड दिखाई दिए, आपस में जुड़े हुए थे। उन्होंने उसको नाम दिया कोशा। अब बाद में इसी का नाम पड़ा कोशिका। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेल, CELL, CELL, सेल। ये है कोशिका, कोशिका। ठीक है, तो कोशिका जो होती है, कोशिका ये क्या है, पाठ का नाम में ही उसका आंसर है। शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई। कोशिका की खोज की है रॉबर्ट हुक ने 1665 में। याद रखिएगा, ये हमेशा क्वेश्चन कंपटीशन जब एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है। अब हम इसकी संरचना पढ़ें। संरचना तो देखिए, ये है कोशिका, ये जंतु कोशिका है, ये पादप कोशिका है।
जंतु कोशिका प्रायः अंडे के आकार की होती है और पादप कोशिका थोड़ा षटकोण आकार का होता है। जंतु कोशिका में सबसे पहली संरचना है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, और ये दो भागों में बांटा गया है, कोशिका झिल्ली और दूसरा है कोशिका। कोशिका झिल्ली और दूसरा कोशिका। तो कोशिका झिल्ली जो होती है, सबसे ऊपर आप लोगों को ये झिल्ली दिखाई दे रही है, ये है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली का क्या काम होगा? यदि ये कोशिका झिल्ली नहीं होगा, मान लो हम इसको मिटा देते हैं, तो क्या होगा? क्या होगा? ये यदि नहीं रहेगा तो इसके अंदर के सामान तो बिखर जाएंगे ना, इसके अंदर के जो जितने भी अंग हैं वो बिखर जाएंगे। मतलब ये कोशिका को आकार प्रदान करता है, आकृति प्रदान करता है। ठीक है, कोशिका को आकार और आकृति प्रदान करता है, साथ में कोशिका के अंगों की सुरक्षा भी करता है, क्योंकि बाहर से कोई कुछ आएगा तो ये बचा के रखेगा, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन है। ठीक है, तो ये है कोशिका झिल्ली। ठीक है, समझ में आ गया? कोशिका झिल्ली और पादप कोशिका में है कोशिका भित्ति। देखिए, कोशिका झिल्ली के नीचे एक मोटी भित्ति दिखाई दे रही है, ये मोटी भित्ति दिखाई दे रही है, ये है कोशिका भित्ति, जो केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल्यूलोज जो है ये पाचन में सहायक होते हैं। ठीक है, ये एंजाइम होते हैं, तो सेल्यूलोज से बना होता है। जैसे गाय बकरी लोग घास खाते हैं, घास खाते हैं ना, और हम लोग खाएं तो क्या होगा? आदमी खाएंगे तो नहीं पचेगा, है ना। तो जितने भी जो हरे पत्तियां होती हैं उसको हम यदि कच्चा खाएं तो उसका पाचन नहीं होगा, रुक्षांश के रूप में होता है, और हम लोग रुक्षांश के रूप में सलाद लेते हैं, मूली गाजर खीरा, ये है ना। तो जो जानवर होते हैं जैसे कि गाय है, बकरी है, या अन्य जो शाकाहारी जानवर है, उनमें ये खास करके अच्छे से पाया जाता है, अच्छे पाया जाता है, जो कि वो पाचन करता है सेल्यूलोज का। कोशिका भित्ति। आगे बढ़े, दूसरा है कोशिका के अंदर ये द्रव्य जैसे दिखाई दे रहा है, कोशिका द्रव्य, जो कोशिका के अंदर पाया जाता है, जो दोनों में है, जंतु कोशिका पादप कोशिका दोनों में। तो ये है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जो होते हैं ये कोशिका को स्थिति प्रदान करता है। यदि अब इसके अंदर में द्रव्य नहीं होगा तो क्या होगा? ये आपस में चिपक जाएंगे, पूरे अंग आपस में चिपक जाएंगे, इसलिए ये कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य, ठीक है। कोशिका द्रव्य कोशिका को स्थिति प्रदान करता है। ठीक है, आगे बढ़े। महत्वपूर्ण अंग दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह, ऊर्जा घर कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर बोलते हैं, ऊर्जा गृह बोलते हैं। पावर हाउस आदि से पावर हाउस बोलते हैं क्योंकि इसी माइटोकॉन्ड्रिया से कोशिका को कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाने से हमको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। खाने खाने से ऊर्जा मिलती है, जिससे हमको कार्य करने की शक्ति मिलती है ना। हम एक दिन नहीं खाएंगे तो काम चलेगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन नहीं खाएंगे तो कार्य करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जाती है ना। तो हमको भोजन से ऊर्जा मिलती है। उसी प्रकार जो कोशिका है उसको कहाँ से? माइटोकॉन्ड्रिया से। यहीं पर, क्योंकि ये ऊर्जा भोजन का पाचन होता है ना, और यहीं पर ऊर्जा मुक्त होती है, और यही इसका श्वसन भी होता है। श्वसन भी ये माइटोकॉन्ड्रिया से करती है। आगे देखें, इसमें आएंगे अंतःप्रदव्य जालिका। अंतःप्रदव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं इसको, संक्षेप में इसको लिखते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 2 प्रकार के होते हैं, ये खुरदरी है, ऐसे प्रकार
अंतःप्रदब्बी जालिका। अब देखें खुरदुरी जो अंतःप्रदब्बी जालिका है और चिकनी अंतःप्रदब्बी जालिका। तो अंतःप्रदब्बी जालिका जो है ये कोशिका को आकृति और स्फीति प्रदान करती है, जैसे कि हड्डी, जैसे हमारे शरीर में हड्डी है, हड्डी क्या करती है, हड्डी नहीं होगा तो क्या होगा, संरचना नहीं दिखाई देगा शरीर का, है ना। तो ये कोशिका को आकृति और सहारा प्रदान करती है, ठीक है। इसमें राइबोसोम चिपके हुए हैं, ये राइबोसोम है। राइबोसोम जो है, राइबोसोम ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। संश्लेषण मतलब सिंथेसिस मतलब बनाना, कोई भी चीज को बनाना को बोलते हैं संश्लेषण करना, मतलब ये प्रोटीन बनाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। लिख लीजिए आप लोग, प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, ठीक है। प्रोटीन की फैक्ट्री मतलब कैसे भी, जैसे कि कोई भी फैक्ट्री में उत्पादन होता है, कपड़ा का फैक्ट्री है बोलते हैं, मतलब कपड़ा का उत्पादन होता है, तो वैसे ही यहाँ प्रोटीन का संश्लेषण होता है और प्रोटीन बनता है जो कि पूरे कोशिका उसको ग्रहण करती है, तो ये प्रोटीन फैक्ट्री। दूसरा जो हम लोग पढ़े थे चिकनी अंतःप्रदब्बी जालिका, इसमें होता है लिपिड, और ये लिपिड का संश्लेषण करती है, उसमें लिपिड का संश्लेषण होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, गोल्गी काय। गोल्गी काय ये भी कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। ये भी कोशिका के लिए यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, ठीक है। कोशिका को यांत्रिक और साथ में रासायनिक पदार्थों का स्राव करती है, रासायनिक पदार्थों का स्राव करती है। रासायनिक पदार्थ जो कि कोशिका का रासायनिक क्रिया के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, ये होते हैं रिक्तिका। ये है रिक्तिका। रिक्तिका जो है इसमें देखिए पादप कोशिका में बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, तो रिक्तिका जो है पादप कोशिका में बड़ी होती है और इसका काम ज्यादा होता है। जंतु कोशिका में पाए जाते हैं पर बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। ये हो गया हमारा कोशिका के अंग, झिल्ली और केंद्रक के बीच के अंग। इसमें एक और होता है लाइसोसोम, है ना, आप लोग की बुक में नहीं है, लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है इसको बोलते हैं कोशिका के आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली। आत्महत्या मतलब सुसाइड। क्या करती है, कभी कभी कोशिका जो है, कोशिका का ये जो अंग है इसमें बहुत ही विघटनकारी एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या करते हैं, कोई भी क्रिया को करने के लिए प्रेरणा देते हैं, तो ये ऐसे विघटनकारी इसमें एंजाइम होते हैं, तो कभी कभी ये क्या करते हैं, अपने ही अंगों को खा लेती है और फिर कोशिका मर जाती है। कभी कभी ये क्या करती है, लाइसोसोम अपने ही अंगों को खा लेती है और कोशिका मर जाती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं आत्महत्या की थैली, ठीक है, आत्महत्या की थैली। अब देखें कोशिका का तीसरा भाग या केंद्रक, ये पूरा केंद्रक है संरचना। केंद्रक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और सबसे बड़ा अंग है। इसमें केंद्रक में आप लोग को दिखाई दे रहा है केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, फिर दिखाई दे रहा है क्रोमेटिन, केंद्रिका, केंद्रक द्रव्य, ठीक है। तो इसमें महत्वपूर्ण केंद्रक में है केंद्रक झिल्ली। सबसे पहले देखें केंद्रक झिल्ली। तो केंद्रक झिल्ली जो होती है, केंद्रक झिल्ली केंद्रक को बांधे रखती है। ये दोहरी झिल्ली है, दोहरी झिल्ली है और केंद्रक के बाहर और केंद्रक के अंदर को बनाए रखती है, ठीक
ठीक है। दूसरा इसमें आए क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो है इस प्रकार आप लोगों को जाला जैसे दिखाई दे रहा है। ये क्रोमेटिन जो होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं जब कोशिका विभाजन होती है। जब कोशिका एक कोशिका से दो कोशिका या दो कोशिका से चार कोशिकाएं बनती है तो क्रोमेटिन जो है ये गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाते हैं और फिर गुणसूत्र में ही जीन लगे होते हैं। तो आप लोग सुने होंगे जीन गुणसूत्र, है ना। तो गुणसूत्र जो कि डीएनए का संश्लेषण, डीएनए आरएनए होता है, डीएनए आरएनए इसी में होता है और माता पिता के आनुवंशिक गुणों को बच्चों तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो ये है क्रोमेटिन। फिर देखें केंद्रिका। तो केंद्रिका जो होती है, केंद्रिका ये आरएनए का संश्लेषण करती है। कोशिका में आरएनए का संश्लेषण केंद्रिका करती है। ठीक है, तो ये है केंद्रक की संरचना। ठीक है, केंद्रक की संरचना। तो ये हो गया कोशिकाओं की संरचना। हाँ, और केंद्रक की खोज ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 1831 में केंद्रक की खोज, ये लिख लीजिए आप लोग, केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। रॉबर्ट ब्राउन ने, कंफ्यूजन नहीं होना है, कोशिका की खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक ने। और केंद्रक की खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो कंफ्यूज नहीं होना है। केंद्रक और कोशिका अक्सर पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम के लिए कि कोशिका की खोज किसने की या केंद्रक की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, अच्छा एक छूट गया हमारा क्लोरोप्लास्ट, है ना। क्लोरोप्लास्ट तो सबसे महत्वपूर्ण अंग है इसका, पादप कोशिका। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट ही इसको रंग प्रदान करता है। क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट जिसको लवक, ये लवक होता है, लवक 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? हरा रंग प्रदान करता है। कोई भी जीव को जो हरा रंग, जैसे कि आप लोग फल देखे होंगे, हरी पत्तियां देखी हैं, है ना। जैसे कि ये पत्ती देखिए आप लोग, ये कौन सा रंग का है? कौन से रंग का है? हरा रंग का है। तो इसमें क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है, इसमें हरित लवक होते हैं जो कि क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। आप लोग कक्षा 5वीं से पढ़ते आ रहे हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है? जिसमें पौधा अपना खाना बनाते हैं, अपना भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसी पे होती है, क्लोरोप्लास्ट पर। ठीक है, तो पौधों को हरा रंग प्रदान करती है। क्लोरोप्लास्ट को ही कोशिका का इसलिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या लिखा है? रसोई घर। जैसे हम लोग का घर में भी एक कमरा है, एक छोटा सा जगह है जो स्पेशल खाना बनाने के लिए है ना, खाना बनाने के लिए है, उसको हम लोग बोलते हैं रसोई घर। ऐसा नहीं है कि आज हम लोग यहाँ खाना बनाए, परसों यहाँ बनाए, फिर यहाँ ले आए, ऐसा नहीं करते हैं। खाना बनाने का स्पेशल जगह होता है, वहीं पर हमारा खाना बनता है। तो वैसे ही जो कोशिका है, पादप कोशिका, उसका क्लोरोप्लास्ट है, वही उसका रसोई घर होता है। वहाँ अपना भोज्य पदार्थ जो है तैयार करती है। कैसे तैयार करती है? प्रकाश संश्लेषण से करती है ना।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से वो अपना भोज्य पदार्थ निर्माण करती है। ठीक है, तो ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। समझ में आया? हरा रंग, जैसे भिंडी, भिंडी कौन से रंग का होता है? हरे रंग का होता है ना, तो उसमें भी होगा क्लोरोप्लास्ट। अब देखें आगे, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? क्रोमो, क्रोमो मतलब होता है रंगीन। ठीक है, रंगीन, ये रंगीन होता है, रंगीन जैसे जो फूलों को, फलों को रंग प्रदान करती है। आप लोग देखिए वो फूल बहुत से कलर के होते हैं फूल, तो वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होते हैं, है ना। फल देखे होंगे, जैसे देखिए संतरा कौन से रंग का होता है? मौसम्बी कौन से रंग का होता है? केला, सेव, है ना, सब अलग अलग रंग के होते हैं ना। हाँ, लाल रंग के होते हैं, केला जैसे पीला होता है ना। ठीक है, पकता है तो पीला हो जाता है ना। मौसम्बी हरे रंग की होती है, सेव लाल रंग के होते हैं, आम पीले रंग के होते हैं, है ना। तो ये रंग प्रदान करते हैं। फूल को तो आप लोग देखे होंगे, विभिन्न कलर के फूल होते हैं, तो वो सब क्रोमोप्लास्ट के कारण होते हैं। तीसरा देखें, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये रंगहीन होते हैं और ये मांसल होते हैं। मांसल भोज्य पदार्थ, ये भोज्य पदार्थ है, इसमें संचित होते हैं। भोज्य पदार्थ संचित होते हैं, ये रंगहीन होते हैं, खास करके जड़ों में होता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो ये कोशिका। ठीक है, अब हम देखें दोनों में अंतर। दोनों में अंतर देखें, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। समझ में आ गया सबको? जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अब अंतर बताइए क्या क्या है। इधर जो लिखा है, देखिए इधर लिखा है ना। कभी भी आप लोग चित्र बनाते हैं तो हमेशा नाम को एक साइड में लिखना है, इस प्रकार से। ठीक है, एक साइड में लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है एक ऊपर लिख दिए, एक नीचे लिख दिए, है ना, एक इधर लिख दिए, तो उसमें अच्छा दिखाई नहीं देता है। एक साइड में इस प्रकार से लिखते जाना है। ठीक है, तो दोनों में देखिए अंतर क्या है। कोशिका भित्ति जो कि केवल पादप में होती है। ठीक है, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट जो कि केवल पौधों में होती है। तीसरा है रिक्तिका जो कि केवल पादप कोशिका में होती है, बड़ी होती है। और कोशिका भित्ति, रिक्तिका जो है पादप कोशिका में बड़ी होती है, जंतु कोशिका में छोटी होती है। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। समझ में आ गया? तो आप लोग इसको बनाइएगा, बना करके इसको रिवीजन कीजिएगा, बार बार बना करके। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया? ठीक है, तो हम मिलेंगे फिर अगली क्लास में एक नया सब्जेक्ट लेकर। तो आप लोग तब तक सुरक्षित रहिए और घर पे रहिए।